हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग लिपिड्स कर रहे थे थर्ड ईयर का चैप्टर फूड्स एंड न्यूट्रिशन का। आज हम लोग लिपिड्स के जो है फंक्शंस जो है वो करेंगे। तो लिपिड्स के क्या फंक्शंस होता है हमारी बॉडी में। सबसे पहला है ऊर्जा प्रदान करना। जैसे कि हमने बात की थी कि 1 ग्राम जो वसा होती है या लिपिड होता है वो 9 किलो कैलोरीज जो है वो प्रदान करता है। 9 किलो कैलोरीज माने कहने का मतलब है कि जो लिपिड्स होते हैं वो सांद्र स्रोत होते हैं ऊर्जा के। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी इनको कहा जाता है कि कम वसा की मात्रा हमें जो है अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये ऊर्जा प्रदान करने का कार्य भी करते हैं। जब कभी भी हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है या कार्बोहाइड्रेट हम नहीं ले रहे होते तो वसा जो है बेसिकली ऊर्जा देने का कार्य भी करती है। फिर है भोजन संग्रहण हेतु। भोजन संग्रहण हेतु या फूड स्टोरेज कैसे करती है। फूड स्टोरेज से हमारा मतलब है ऊर्जा का संग्रहण। ठीक है, जैसे कि हमने प्रोटीन के अंदर या कार्बोहाइड्रेट दोनों ही चैप्टर्स में, क्योंकि ये आपस में इनके फंक्शंस और बहुत सारी चीज़ें जो है लिंक्ड है। तो फूड स्टोरेज कैसे होता है कि जब आप आहार में वसा लेते हैं और आपकी ऊर्जा, वसा के साथ में ऑब्वियस है कि कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, तो जो भी ऊर्जा शरीर के द्वारा रिक्वायर्ड है अपने वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री फंक्शंस के लिए, उसके अलावा जो भी ऊर्जा बचती है या वसा जो भी बचती है, ऊर्जा जितना भी ऊर्जा रिक्वायर्ड है वो देने के बाद में, तो ये जो वसा है ये एडिपोज टिश्यूज के अंदर, हमारे शरीर में एडिपोज टिश्यूज के अंदर एकत्रित हो जाती है। और ये उस समय में जबकि फास्टिंग होती है या लंबे समय तक कोई भोजन नहीं ले रहा होता, या जब आप डाइटिंग करते हैं, आप आहार में वसा नहीं लेते हैं या कैलोरीज कम लेते हैं, उस समय में ये जो ऊर्जा होती है ये टूटकर अपना कार्य करती है, शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करती है। इसके बाद में है कि कोशिकाओं के संरचनात्मक घटक के रूप में। कोशिकाओं के संरचनात्मक घटक के रूप में कैसे कि फॉस्फोलिपिड्स जो है, जिसमें कि फॉस्फोरस भी पाया जाता है, वो कोशिका भित्ति का एक घटक होता है। कोशिका के अंदर भी जो है लिपिड्स पाए जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो वसा जो है वो कोशिका के जो है एक कॉम्पोजिशन में मदद करती है या इसके संरचनात्मक घटक के रूप में कार्य करती है। फिर है वसा में घुलनशील विटामिन के संग्रहण और अवशोषण में मदद करती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स इन द बॉडी। फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं, देखिए विटामिन हम आगे पढ़ेंगे तो विटामिन जो है 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। ठीक है, तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उनको शरीर में अवशोषित होने के लिए वसा की आवश्यकता होती है। अगर आहार में वसा नहीं है तो ये विटामिन जो है हमारे शरीर में अवशोषित नहीं होंगे। वेरएज जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं इनके लिए जल की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कौन से होते हैं, ए डी ई के। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के। ठीक है, इनके शरीर में अवशोषित होने के लिए वसा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ये जो विटामिन है, कई बार ऐसा होता है कि आप डेली आहार में नहीं लेते हैं, लेकिन इनकी स्कैर्सिटी या इनकी डेफिशिएंसी हमारे शरीर में नहीं देखी जाती। क्यों नहीं देखी जाती? क्योंकि हमारे शरीर में वसा एकत्रित रह सकती है। ठीक है, इसलिए जो वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं ये इस वसा में घुलकर और हमारे शरीर में एकत्रित रहते हैं। कई बार हम लोग आहार में जो है अलग अलग टाइप के विटामिन जो है वो नहीं भी लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति, जो हमारे शरीर का जो स्टोरेज होता है विटामिन्स का, उससे पूरी हो जाती है। ठीक है, ये जो केस है ये जल में घुलनशील विटामिन के साथ में लागू नहीं होता। हम आगे डिटेल में करेंगे। अभी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देती हूँ कि जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं इनको आपको डेली आहार में लेना आवश्यक होता है, क्योंकि ये आपके शरीर में एकत्रित नहीं रहते हैं। ठीक है, आपकी रोज की आवश्यकता पूरी हो जाती है और
इनको आपको जो है नेक्स्ट डे आपको फिर से इनको आहार में लेना होता है। जबकि वसा में घुलनशील विटामिन कुछ समय के लिए आपकी बॉडी में, स्पेशली लिवर के अंदर, लिवर का ये फंक्शन होता है कि ये वसा में घुलनशील विटामिन को भी अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है, उसके बाद है ऊष्मारोधन या हीट इंसुलेशन। ऊष्मारोधन या हीट इंसुलेशन का कार्य कैसे करता है कि हमारी जो स्किन होती है, इसके नीचे जो है वसा की एक परत होती है, ठीक है, जो बॉडी को इंसुलेट करके रखती है। इंसुलेट करना माने बॉडी का एक जो अंदर का जो टेम्परेचर है उसको इंसुलेट करती है। जैसे आपने थर्मस फ्लास्क देखा होगा जिसमें आप गर्म डालते हैं तो गर्म ही रहता है। ठीक है, तो हमारे शरीर की जो अंदर की गर्मी, आपने देखा होगा कि कई लोग जो है वो बर्फीली जगहों में रहते हैं या बहुत ठंडे प्रदेशों में भी रहते हैं, लेकिन उनके अंदर, बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, तभी वो जिंदा रहते हैं, अदरवाइज वो मर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे रहता है कि ये जो वसा है इसका पूरी हमारी बॉडी के अंदर एक वसा का जो है इंसुलेशन या ऊष्मारोधक जो है एक परत जो है वो बनी रहती है, जो हमारे शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखती है। ठीक है, कैसे बनाए रखती है कि ये वसा जो है बॉडी के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आने देती, या बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत अधिक हमारे शरीर के अंदर के अंगों को प्रभावित नहीं कर पाता है। इसके अलावा है वसा पैडिंग के रूप में काम करती है। पैडिंग किसे कहते हैं? जैसे आपने उदाहरण के तौर पे आप कांच के या बहुत डेलिकेट अगर आप कोई सामान जो है कहीं पर लेके जाना है या उसको सुरक्षित रखना है, तो हम क्या करते हैं, उसके बीच में फोम लगा देते हैं या उसके बीच में पेपर लगा देते हैं या कपड़ा लगा देते हैं, इसको हम पैडिंग बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारी जो बॉडी है इसके अंदर जो गुहा, एक तरह से ये जो एब्डोमिनल कैविटी है आपकी, इसके अंदर आपके जो है वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। वाइटल ऑर्गन्स माने आपके बहुत ही ज़रूरी जो है अंग होते हैं। आपके लंग्स भी इसी जो है आपकी कैविटी के अंदर होते हैं। आपका हार्ट है, आपकी इंटेस्टाइन है, आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। तो ये जो ऑर्गन्स हैं जो कि बहुत नाजुक हैं, तो इनके चारों तरफ जो है वसा एक परत के रूप में रहती है और इनको जर्क्स और जो है आघात से बचाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है वसा जो है वो एक पैडिंग के रूप में कार्य करती है, यानी जो हमारे आंतरिक अंग हैं उनके चारों तरफ वसा अपनी एक परत बनाती है और वो एक पैडिंग का कार्य करती है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है हार्मोन संश्लेषण या सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स के निर्माण के लिए भी, संश्लेषण माने, सिंथेसिस माने निर्माण, बनाना। ठीक है, तो हार्मोन्स को बनाने के लिए भी वसा जो है वो कार्य करती है। हार्मोन्स जो है हमारे शरीर में विभिन्न अंगों को विभिन्न क्रियाकलापों के लिए आवश्यक होते हैं। ये रासायनिक तत्व होते हैं, जैसे कि आपकी ग्रोथ हार्मोन्स है, आपकी जो है बॉडी के अंदर वेरियस जो अलग अलग फंक्शंस है, जैसे यूरिन का बनना। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि हमारे शरीर के अलग अलग क्रियाकलाप है उनको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करने का काम होता है उनका। ठीक है, तो इन हार्मोन्स के निर्माण के लिए भी हमें वसा की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद है एंजाइम क्रिया हेतु। ठीक है, एंजाइम क्रिया हेतु कैसे? देखिए, एंजाइम्स जो होते हैं इनके लिए कहा जाता है कि ये हालांकि एंजाइम्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, या एंजाइम्स को हम कहते हैं कि ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब हुआ कि ये एक तरह से हम इसको मैं आपको समझाने के लिए ये कह सकती हूँ कि ये बहुत ही नखरीले होते हैं या नखरे वाले होते हैं, इन अ सेंस कि एक एंजाइम को जो पीएच चाहिए काम करने के लिए उसको वो ही पीएच चाहिए। अगर वो पीएच वहाँ पर उपलब्ध नहीं है या उस पीएच में परिवर्तन हो जाता है तो एंजाइम निष्क्रिय हो जाएगा, वो अपना कार्य नहीं करेगा। वहीं पर अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो गया,
उस जहाँ पर एंजाइम को काम करना है, जितना उसको रिक्वायर्ड है, तो वो एंजाइम जो है तब भी निष्क्रिय हो जाएगा और तब भी एंजाइम काम नहीं करेगा। तो ये जो एंजाइम होते हैं, इनकी प्रॉपर क्रिया के लिए लिपिड्स की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। बहुत सारे एंजाइम्स को कार्य करने के लिए कई प्रकार के लिपिड्स की आवश्यकता होती है। अगर लिपिड्स नहीं होंगे तो ये एंजाइम्स जो है वो अपना कार्य नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो एंजाइम्स होते हैं ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, यानी इनको काम करने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अगर वो परिस्थिति है तो ये कार्य करेंगे, अगर वो परिस्थिति नहीं है तो ये कार्य नहीं करेंगे। फिर इसके बाद है एंजाइम्स इसके बाद है प्रोटीन बचत कार्य। देखिए, प्रोटीन बचत कार्य अपन कई बार तीनों चैप्टर्स में कर चुके हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट्स में भी डिस्कस किया, हमने प्रोटीन में भी डिस्कस किया। सेम ही चीज़ हम यहाँ बात करेंगे कि जिस तरीके से हमने कार्बोहाइड्रेट में बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स का स्पेयरिंग एक्शन होता है प्रोटीन्स पे, ठीक है, कि अगर कार्बोहाइड्रेट डाइट में है तो प्रोटीन बचा रहता है अपने ज़रूरी कार्य करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से अगर आहार में वसा की मात्रा जो है रिक्वायर्ड मात्रा जो है या उपस्थित है वसा, तो प्रोटीन का नंबर नहीं आता है ऊर्जा देने के लिए। और जैसे कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटीन के कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो करने ज़रूरी होते हैं हमारे शरीर के सुचारू कार्य करने के लिए। ये फंक्शंस पूरे होने ज़रूरी होते हैं। तो ठीक उसी कार्बोहाइड्रेट की तरह से ही वसा जो है वो भी, उसका भी प्रोटीन पर एक स्पेयरिंग एक्शन होता है या प्रोटीन को बचाने का कार्य भी वसा करती है। अगर कार्बोहाइड्रेट आहार में नहीं है तो उस परिस्थिति में हमारे शरीर में एडिपोज टिश्यूज में जो वसा एकत्रित होती है उसका ब्रेकडाउन होता है और ये वसा जो है ऊर्जा देने का कार्य करती है। ठीक है, प्रोटीन जो है वो, क्योंकि आपने देखा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट उसके फंक्शंस है। हालांकि जब वसा ऊर्जा देने का कार्य करती है, देखिए सबसे अच्छा कार्य ऊर्जा देने का कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य फंक्शन है ऊर्जा देने का। अगर हम किसी परिस्थिति में हमारा शरीर वसा का इस्तेमाल करता है ऊर्जा देने के लिए, तो उसके फलस्वरूप जो है वो कीटोन बॉडीज बनती हैं। ये कीटोन बॉडीज जो है जैसे डायबिटिक्स के अंदर होता है कि डायबिटिक्स में क्या होता है कि कई बार इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज क्यों होती है? क्योंकि इंसुलिन की मात्रा कम होती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शुगर्स को या ग्लूकोज को जो है मेटाबोलाइज करने के काम में आता है। तो जब ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं होगी तो शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट नंबर जो है वो शरीर किसका लगाता है? वसा का लगाता है। ठीक है, तो जब वसा जो है वो ऊर्जा देने का काम करती है, वसा मेटाबोलाइज होती है, तो इस कंडीशन के अंदर कीटोन बॉडीज का निर्माण होता है। ये कीटोन बॉडीज जो है रक्त के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाती हैं इस परिस्थिति में, और इंसान जो है कभी कभी कोमा में आ जाता है या फेंट हो जाता है, यानी बेहोश हो जाता है, या कोमा की स्थिति भी इस कंडीशन में आ जाती है। इसलिए जो वसा से ऊर्जा मिलती है वो बहुत अधिक अच्छी हम नहीं मान सकते कि एक बार काम चलाने के लिए वसा काम करती है। जब आप फास्टिंग करते हो, जब आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हो या आपने कभी खाना नहीं खाया है, उस परिस्थिति में आपके शरीर को मेंटेन, लेकिन लंबे समय तक हम वसा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते ऊर्जा देने के लिए। ठीक है, उसके बाद है ये आंत नली में स्नेहक के रूप में कार्य करती है या लुब्रिकेंट के रूप में कार्य करती है। हमने बात की थी जब कार्बोहाइड्रेट की अपन ने बात की थी तो हमने बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट में सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज होते हैं या फाइबर या रेशे होते हैं जो मल को सॉफ्ट या नरम बनाने का कार्य करते हैं, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन जैसी या कब्ज जैसी परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा फाइबर के अलावा जो है आहार में वसा का होना आवश्यक है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानी नहीं हो। कई बार सिवियर कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए कैस्टर ऑयल या डिफरेंट फैट्स की
जो है इस्तेमाल किया जाता है। कई बार लोग जो है वसा की मात्रा बहुत कम लेते हैं आहार में, ज़रूरत से भी कम लेते हैं, तो उनको कॉन्स्टिपेशन होने के भी चांसेस रहते हैं। तो वसा जो है वो एक स्नेहक का काम करती है और स्टूल को या मल को जो है वो नरम बनाती है, जिससे कि वो इजीली शरीर के बाहर निकाला जा सके, उसको पास किया जा सके और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम जो है वो नहीं हो। इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, आहार में वसा की मात्रा अधिक होने से, हाँ, वसा की जो है वो सैटिस्फैक्टरी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जब आप आहार में वसा लेते हैं तो आपको एक तृप्ति की फीलिंग होती है, या आपको सैटिस्फैक्टरी, यानी कि आपको जैसे कई बार आपको ऐसा लगता है या आप लोग कहते हैं कि खाना खा लिया लेकिन ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि कुछ खा लिया है ना, अभी भी कुछ इच्छा है या ऐसा लग रहा है पेट नहीं भरा। ठीक है, तो और आप वहीं पर जब आप वसा आपके आहार में होती है तो बहुत जल्दी आपको ये सैटिस्फैक्टरी की फीलिंग या पेट भरे हुए होने की फीलिंग जो है वो आ जाती है। तो वसा का एक ये मुख्य कार्य होता है कि वो जो है आहार में उपस्थित होकर और आहार को संपूर्ण बनाती है, एक बैलेंस्ड मील बनाती है और हमें जो है एक तृप्ति की फीलिंग जो है वो प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद है, अच्छा इसी में हम ऐड कर दें कि जब कभी भी आप गरिष्ठ भोजन लेते हैं या आप अधिक तला भुना या इस तरीके की चीज़ें लेते हैं, तो इसका एक ये भी असर होता है कि आपको सैटिस्फैक्टरी रहती है, आपको एक तृप्ति रहती है, तो आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, आपको जल्दी से खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। होता है ना, जिस दिन आपने दिन में अगर गरिष्ठ भोजन लिया है तो आपको शाम को भी जो है बहुत भूख नहीं लगेगी या खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो वसा है उसका पाचन भी देरी तक होता है। वसा जो है अपने पाचन के लिए लंबा समय लेती है, इसीलिए जब आप गरिष्ठ भोजन लेते हैं आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती, क्योंकि वसा का पाचन जो है वो उसमें समय लगता है। उसके बाद है आमाशयिक रस के स्राव को बाधित करती है। आमाशयिक रस के स्राव को बाधित करती है, जो मैंने अभी डिस्कस किया कि आपको भूख नहीं लगती है अगर आप वसा की मात्रा ज़्यादा लेते हैं अपने आहार में, तो आपको वसा जो है वो क्योंकि पेट के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि वसा के पाचन के लिए अधिक समय लगता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं ना भारी खाना हो जाता है, या आज खाना बहुत हेवी है, बहुत भारी है। भारी का मतलब क्या है कि वो देरी से पचने वाला है। तो ठीक है, तो जब वसा जो है समय लेती है, क्योंकि वसा समय लेती है, देरी तक जो है आपके पेट के अंदर बनी रहती है, जब पेट फुल रहता है तो आमाशयिक रस सिक्रीट नहीं होते हैं। आमाशयिक रस सिक्रीट कब होते हैं? जब आपका पेट खाली होता है, तो जो नर्व्स होती हैं आमाशय के अंदर, ये ब्रेन को मैसेज देती है कि पेट खाली है, तब आपको भूख जब एंजाइम ब्रेन अगेन आपके जो ग्लैंड्स हैं आपके पेट के अंदर, जो ग्रंथियां हैं, उनको मैसेज आता है कि जो है डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो सिक्रीट हो। तो ये जब सिक्रीट होते हैं तब आपको भूख लगती है ना। तो ये भूख जब आप वसा ज़्यादा लेते हैं तो ये भूख आपको नहीं लगती, क्योंकि आपके पेट में जो है आपका भोजन लंबे समय तक रहता है और ब्रेन को ये मैसेज ही नहीं जाता है कि आपका पेट खाली है, इसीलिए लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगती है और ये तृप्ति की फीलिंग देती है। उसके बाद है वसा भोजन में स्वाद, रंग, गंध को बढ़ाती है। देखिए, जब भी आप किसी भी आहार में वसा का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें गंध भी बढ़ती है, उसके अंदर जो है उस भोजन का स्वाद भी बढ़ता है ना, और रंग भी बढ़ता है। रंग कैसे होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को फ्राई करके या उसकी ब्राउनिंग करके जो है हम इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप सब्जी भी बनाते हैं तो आप उसको सौते करते हैं ऑयल के अंदर या घी के अंदर, तो उसमें कलर में भी परिवर्तन आता है, उसके स्वाद में भी परिवर्तन आता है और उसकी गंध में भी परिवर्तन आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वसा जो है भोजन के स्वाद, रंग और गंध को बढ़ाती है।
ठीक है। इसके अलावा यह त्वचा को स्वस्थ और कांतिमय बनाए रखने का कार्य करती है। देखिए, आपकी स्किन के लश्यर को बनाए रखने के लिए, स्किन की जो चमक होती है उसको बनाए रखने के लिए भी वसा की आवश्यकता होती है। अगर हम आहार में वसा की मात्रा बिल्कुल ही नहीं लेते तो हमारी स्किन जो है वो ड्राई और स्केली हो जाएगी, है ना। जैसे विंटर्स के अंदर आप फील करेंगे कि आप अगर ऐसे लाइन भी लगाते हैं तो वो एक मार्क बन जाता है, वो ड्राई स्किन का आपका रहता है। स्किन में नॉर्मली आपकी त्वचा के अंदर एक लश्यर होती है, एक चमक होती है, तो ये चमक जो है ये वसा की वजह से ही बनी हुई रहती है। आपने, और ये जो वसा है ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी, या त्वचा को मॉइस्चराइज करके या इसकी त्वचा की नमी को बनाए रखने का कार्य भी करती है। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे वसा के प्राप्ति के स्रोत या साधन, फूड सोर्सेस ऑफ फैट्स। फूड सोर्सेस क्या है? जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, तेल, लाड। एनिमल फैट में हम देखें तो लाड, ठीक है, एनिमल फैट जो होता है, ये सब जो है वसा की प्राप्ति के साधन होते हैं। जैसे कि आपके जो नट्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, ऑयल सीड्स या नट्स, क्या, जैसे काजू बादाम, इसके अंदर इनका एक ऑयल होता है। इसके अलावा जो आपके ऑयल सीड्स किसे कहते हैं, जैसे कि मस्टर्ड होता है या तिल होता है, या आपके ऑयल सीड्स होते हैं, इससे भी हमें वसा की प्राप्ति होती है। अब हम देखेंगे कमी के प्रभाव क्या हैं। वसा की कमी अगर होती है हमारे आहार में तो उसके क्या प्रभाव जो है हमारे शरीर पर नजर आते हैं। सबसे पहला है त्वचा खुरदरी और चमकहीन हो जाती है। अगर हम अपने आहार में वसा की मात्रा बहुत कम लेते हैं, कई लोग जो है बिल्कुल ज़ीरो ऑयल जो है फूड लेते हैं कि हम तो बिल्कुल भी वसा इस्तेमाल नहीं करेंगे, बॉइल्ड फूड पे आ जाते हैं या ऐसी कंडीशन में, ठीक है, तो जो त्वचा है वो बहुत ही रूखी और ड्राई हो जाती है और स्केली हो जाती है, पपड़ी बन जाएगी या बहुत रूखी त्वचा हो जाती है। रूखी त्वचा होने पर इफेक्ट क्या होता है कि ये रूखी त्वचा में बहुत जल्दी क्रैक्स आ जाते हैं या फट जाती है ये त्वचा, और फटने पर क्या होता है कि कोई भी बाहरी इन्फेक्शन जो है वो तुरंत जो है आपकी स्किन में एंटर कर जाता है और वहाँ पर कोई स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए त्वचा खुरदरी, हम कहते हैं कि वसा नहीं लेने पर त्वचा खुरदरी और चमकहीन हो जाती है। फिर है फिनोडर्मा, जो है टोड स्किन एक होती है, एक राइनोडर्मा होती है, और स्किन की जो प्रॉब्लम है वो होती है जिसके अंदर त्वचा जो है वो स्केली, रूखी और ऐसे खूंटे जैसे जो है उसमें, या जैसे आपको गर्मियों में घमौड़ियाँ हो जाती हैं, अलाइयाँ होती हैं, उस तरीके से जो है ऐसे त्वचा के ऊपर निकल जाते हैं जब आप आहार में प्रॉपर अमाउंट ऑफ फैट नहीं लेते हैं। उसके बाद है आपका वसा में घुलनशील जो विटामिन है उनकी भी आहार के अंदर कमी हो जाती है। ठीक है, देखिए कमी के रोग आप इस तरीके से ले सकते हैं कि जो भी आप उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के जब आप फंक्शंस लिखेंगे तो वही फंक्शंस नहीं हो पाएंगे अगर वो चीज़, वो न्यूट्रिएंट आप नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि वसा जो है, वसा में घुलनशील विटामिन जो है उनको अवशोषित करने में मदद करती है, तो अगर वसा की कमी है तो ये विटामिन जो हैं ये भी शरीर में अवशोषित भी नहीं होंगे और शरीर में एकत्रित होकर भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए इन विटामिन की, विटामिन ए, डी, ई, के की भी कमी शरीर में हो जाती है। उसके बाद है वसा के अधिकता के क्या प्रभाव होते हैं। अधिकता के प्रभाव ये होते हैं कि जब आप अधिक मात्रा में वसा लेते हैं, क्योंकि वसा जो है ऊर्जा का सांद्र स्रोत है, ये 1 ग्राम 9 किलो कैलोरीज देती है, यानी बहुत अधिक कैलोरीज जो है हमें वसा से प्राप्त होती है। तो इसकी वजह से, अधिक कैलोरीज लेने की वजह से मोटापे की बीमारी हो सकती है, जिससे कि जो है कोरोनरी हार्ट डिजीज है या डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है ना,
ऐसी बीमारियां जो हैं, कई और भी बीमारियां हैं, ओबेसिटी है, इस तरीके की बीमारियां जो हैं वो हो जाती हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो भी बढ़ जाती है जब हम वसा का सेवन अधिक करते हैं। वसा के सेवन से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है और ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये रक्त धमनियाँ जो होती हैं, धमनियों और शिराओं के अंदर जो है, ये धमनियाँ और शिराएं क्या है, एक पाइप के जैसी होती हैं, फ्लेक्सिबल होती है। तो ये उन धमनियों के अंदर एक हमारी जो आर्टरीज और वेन्स है उनके अंदर डिपॉजिट होकर उनके अंदर जमने लग जाता है, और जमने के बाद कई बार ऐसी भी जिससे कि फिर वो सक्रिय हो जाती हैं आपकी आर्टरीज और वेन्स, और आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से, क्योंकि जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ जाता है जब वो एक संकरे माध्यम से निकलती हैं। जैसे आप पाइप से पानी देते हैं तो आपको उसका प्रेशर बढ़ाना होता है तो आप पाइप को दबा देते हैं, उसको संकरा कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल के जमने से हमारा जो रक्त का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और कई बार ये जो ब्लॉकेज है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, या 100% ब्लॉकेज हो जाता है। पूरी तरह से जो नली है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन हैमरेज या किसी भी स्थान का हैमरेज हो सकता है, यानी वहाँ से नाड़ी फट सकती है और इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये है हमारा वसा के अधिकता और कमी के प्रभाव और वसा के फंक्शंस। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि हमने तीनों ही चैप्टर्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इसको जो है हमने इसके फंक्शंस को नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट्स को नहीं किया है, इसके आरडीए को नहीं किया है कि एक दिन में हमें किस न्यूट्रिएंट की कितनी मात्रा लेनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है इन तीनों के ही जो आरडीए हैं या रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस हैं उनको हम जो है डिस्कस करेंगे।